गुड इवनिंग। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल भी आएगा और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार आप कंफर्म करिए आवाज आ रही है मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करना। ओके, टॉपिक जो है वो है एंट्रोपी। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आप लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है? आंसर आप लोग करते रहिए, अच्छा रहेगा। ओके, आंसर आप सभी को करना है, ठीक, और थोड़ा सा फास्ट भी लेते चलेंगे। आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोग का आंसर मैं देखते रहूंगा। राइट, तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो राइट ऑप्शन ये होगा, डेल्टा एस इनवर्स, यानी एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इनवर्स इक्वल टू होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी सिस्टम प्लस चेंज ऑफ एंट्रोपी सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलाकर बनता है क्या? इनवर्स। तो ये राइट ऑप्शन ये है। ओके, गुड। दूसरा देखते हैं, एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन। एंट्रोपी जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड होगा? वो हीट ट्रांसफर पे डिपेंड होता है। आप सभी को पता है कि हीट ट्रांसफर पे डिपेंड होगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हीट ट्रांसफर। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो भी सिंपल क्वेश्चन रहेगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जो समझाने वाला रहेगा वो समझाते चलूंगा। राइट, तो आगे देखेंगे। हाँ, the property of a working system which changes as the heat is supplied to the working fluid in a reversible manner is known as। क्या बोल रहा? The property of a working system which changes as the heat is supplied to the working fluid in a reversible manner is known as, क्या होगा बताइए, कोई आंसर करे, क्या होगा इसका आंसर जल्दी? एंट्रोपी। एंट्रोपी आप पढ़ रहे हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करेंगे तो सही रहेगा, इससे पता चलेगा मुझे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किए हैं। राइट आंसर है आप लोग का, ओके, एंट्रोपी। राइट आंसर ए होगा, एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ऑप्शन को। Which equation clearly define the entropy change during the constant pressure process for a system with m kg of gas at pressure P1, volume V1, temperature T1 and entropy S1 when heated to a state point of pressure P2, volume V2, temperature T2 and entropy S2। तो इसमें से क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, इसको याद भी कर सकते हैं, बट कैसा है कि अगर आप याद करने गए तो इसमें से कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर जो है वो पूरा तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ध्यान देखने वाली बात है। कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो सकता है, या आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे लिख सकता है आपको कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम के कांस्टेंट की जगह पे लिख सकता है आपको कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब कांस्टेंट प्रेशर है, ये आपको अगर पता है कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, किसी का आंसर आ रहा? चलिए तो देखेंगे, एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू, एक फॉर्मूला है एमसीपी, एमसीपी ln T2 अपॉन T1 माइनस एम आर
P2 अपन P1, ठीक है, ये फॉर्मूला से करेंगे। V2 अपन V1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी तरीका से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 इक्वल टू P2 है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये टोटल टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू एमसीपी ln, ये बच जाएगा T2 अपन T1, T2 अपन T1, तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, एमसीपी ln T2 अपन T1, ठीक है। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो, ठीक है। अगर बोल देगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, वो टर्म बच जाएगा, ठीक है। एक इसमें से आप बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे, बेसिक कंसेप्ट जो एंट्रोपी का आपको बताया हूं, ठीक है, आपके कोर्स कंटेंट में है, तो उसमें देखेंगे इस टाइप से 3 टाइप के फार्मूला होता है, वो तीनों टाइप के फार्मूला जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, राइट है, बताइए। ओके, राइट, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं समझेगा तो पूछिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the entropy of the universe decreases, what this depict about the nature of the process? देखिए क्या बोल रहा है कि if the entropy of the universe decreases, यूनिवर्स का एंट्रोपी डिक्रीज होगा, तो सबसे पहली बात है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो कभी डिक्रीज हो नहीं सकता है, इंक्रीज ही होगा। तो ये जो है डिक्रीज कभी यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है नहीं हो सकता, ये हमेशा इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर जो होगा इम्पॉसिबल प्रोसेस, क्या होगा, इम्पॉसिबल प्रोसेस, यूनिवर्स का एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, आएगा बात ध्यान में, ओके। आंसर करते रहिए, मैं देखता हूं, ठीक है, आप लोग का नाम नहीं भी लेता हूं तो समझिए कि मैं देख रहा हूं, ठीक है, और जहां पे आपकी क्वेरी होगी वहां पे बता दीजिएगा, वहां पे मैं बताते चलूंगा, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हाँ। Which of the following equation is true for entropy generation for an irreversible and reversible process? एंट्रोपी जनरेशन में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो एंट्रोपी जनरेशन जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, वो ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स नहीं हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये ज्यादा होगा और ग्रेटर देन एंट्रोपी जनरेशन ऑफ रिवर्सिबल। डेल्टा एस जो है इसी को चेंज ऑफ एंट्रोपी बोल सकते हैं आप, चेंज ऑफ एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखेंगे, हाँ, नेक्स्ट, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज गिवन बाय द रिलेशन। अब यहाँ पे फिर से क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो हमने क्या किया था, एमसीपी ln T2 अपन T1 था, यहाँ ln जो हम लोग लिखते हैं वो है क्या, ln एमसीपी ln जो होता है वो लॉग होता है, लॉग वाला टर्म है, तो यहाँ पे लॉग के टर्म में दिया है, तो राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, ओनली बी, ये बी वाला ये आंसर हो जाएगा, इसी टाइप से भी आता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अलग टाइप से दे दिया है, आ रहा चीजें समझ में, वही इसके पहले जो बताए थे वही सेम है, चीजें समझ में आ रहा। अब देखिए एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था, तो पहले शिफ्ट में वो पूछ दिया, दूसरे शिफ्ट में इस टाइप से पूछ दिया है, ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। एम पता है मास है, सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीबी रहेगा तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। When a system undergoes a process such that dq upon t equal to 0 and delta s is greater than 0, the process is। अब देखिए आपको जो बताया था उसमें क्या है, डेल्टा क्यू अपन टी इक्वल टू 0 जब होता है ना, तो ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है डेल्टा एस यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। इस केस में इस टाइप से जब भी आता है तो आपका आ जाएगा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब आ जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगा। अगर सिर्फ इतना रहेगा तो रिवर्सिबल है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए आप लोग बताए ना रिवर्सिबल प्रोसेस, यहीं पे गड़बड़ी हो गई 8 नंबर क्वेश्चन की, राइट। तो देखिए आप कैसे करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे आता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए, ठीक है, और किसी का आंसर? चलो ठीक है, इसको इसको बताते हैं तरीके से। चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू अपन टी प्लस एस जनरेशन। ये जो है एस जनरेशन जो है, एस जो है एंट्रोपी है, एंट्रोपी जनरेशन, इफ 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 डी क्यू अपन टी इक्वल टू 0, यहां पे दिया है इफ डी क्यू अपन टी इक्वल टू 0, अगर ये टर्म 0 होगा, ठीक है, तो देयरफॉर एस जनरेशन इज नहीं, देयरफॉर यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू एस जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। ये टर्म 0 हो जाएगा तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू एस जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन होगा, राइट। अब दिया है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, एस जनरेशन जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जा, देयरफॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, राइट। याद रहेगा, ठीक है। और ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, याद ही रखना है कि ये रहेगा तो इरिवर्सिबल होगा, सिर्फ ये इतना रहेगा तो आपको क्या रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। और एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, यहीं पे कि इंटीग्रल डी क्यू अपन टी इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तब जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। जो 3 उसमें टर्म बताया गया है उस चीज में, ग्रेटर देन 0 हुआ तो रिवर्सिबल, इक्वल टू 0 हुआ तो रिवर्सिबल, और ग्रेटर देन 0 रहा तो इंटीग्रल, ये बताया हूं आपको बेसिक कंसेप्ट में, फिर से बता देता हूं, ग्रेटर देन 0 रहा तो ये होता है इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। और ये डी क्यू अपन टी इक्वल 0 होता है तो ये होता है रिवर्सिबल। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये याद रखिएगा, ये ही बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन एक टर्म जो है इसमें डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 जब होगा तो भी इरिवर्सिबल होगा, ये इसके जैसे, ठीक है। चेंज ऑफ एंट्रोपी इज लेस देन 0 तो इरिवर्सिबल, वहां पे नहीं, वहां पे अगर पूछ रहे ना डेल्टा एस लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ठीक। जो कंडीशन है उसी कंडीशन पे हम लोग सोच सकते हैं
और जो कंडीशन नहीं है उस पर तो फिर समझिए कि रिसर्च करना पड़ेगा। तो लेस देन 0 का भी रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए। What happens to entropy when closed system undergoes an irreversible process? इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का क्या होगा कंडीशन, जब एंट्रोपी का कंडीशन इरिवर्सिबल में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया था कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा यही डी होगा, डी होगा। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखिएगा। व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल बोल रहा है। ठीक है, इस केस में आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन टू गैसेस आर मिक्स इज, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो होता है ना, इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब एंट्रोपी जो है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करता है, ऐसा समझिए, मेजर करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितना डिसऑर्डर, मतलब मैनेज तरीका से नहीं है, अरेंज नहीं है, एक टाइप से अरेंजमेंट उसकी सही नहीं है, डिसऑर्डर है, इधर उधर कहीं भी है। जैसे गैस है, उसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स कहीं से भी कहीं पे भी बिखरे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की, तो गैस से कंपेयर करेंगे तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा ऑर्डर में रहता है। ठीक है, थोड़ा। और बात करेंगे फिर सॉलिड की, तो उसमें ज्यादा अरेंज रहता है मॉलिक्यूल्स। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर की अगर बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है थोड़ा कम, और सॉलिड में बहुत कम होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो गैस को अगर मिक्स कर दिए तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होगा। एक तो गैस में ऐसे ही डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। अब दो गैस को एक सी में मिक्स कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। राइट आंसर हो जाएगा हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, इंडिविजुअल गैस में पहले जो डिसऑर्डर था उससे ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा। आ रहा चीज है समझ में। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। Which equation best represent the entropy S of a system with two parts with entropy x and y respectively। ठीक है, x and y, x plus y ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, which equation best represent the entropy of a system। इसमें से एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम जो है, एंट्रोपी का सिस्टम, इसमें बेस्ट रिप्रेजेंट क्या कौन सा कर रहा है, आप बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी, एंट्रोपी जो होता है इज ग्रेटर देन एंट्रोपी एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी एस इज ग्रेटर देन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एस इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। ठीक है, राइट, आगे देखते हैं। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है। इतना कम स्टूडेंट आजकल क्यों आ रहे हैं बताइए। एग्जाम अभी बहुत दूर है, इसलिए जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे कुछ लोग। मतलब मैक्सिमम लोग 90% स्टूडेंट जो है ना, एडमिट कार्ड आने के बाद टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, और फिर बोलते हैं रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। कैसे होगा, आप अभी लाइव नहीं देख पाते हैं तो सेम डे या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे तक, मतलब 24 घंटा के अंदर अगर ये रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख लिया करिए। ठीक है, एक दिन हो सकता है आगे पीछे, लेकिन उसको रहने मत दीजिए, उसको छोड़िए मत, नहीं तो बर्डन और बढ़ते जाएगा। साथ साथ चलेंगे, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, साथ साथ चलना है। आप थ्योरी क्लास जो है आपके रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल है,
उससे पढ़िए जो टॉपिक चल रहा हो, और फिर लाइव क्लास में आइए तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी अच्छे से। और वहां पे कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक मजेदार न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, तो मजेदार एक क्वेश्चन है। A closed system contains saturated liquid ammonia at 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए डेटा हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। द मास ऑफ अमोनिया इज 5 kg, यानी मास जो है वो लिख देंगे यहाँ पे 5 kg। The amount of heat that is required to convert all the saturated liquid to vapor at constant pressure is 16.2 megajoule। ये समझने वाली बात है। ये क्या है? The amount of heat that is required to convert all the saturated liquid to vapor, ठीक है। ये लिक्विड को हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लूइड लिखते हैं, एफ यानी HF, और वेपर को क्या लिखते हैं, VF लिखते हैं। तो ये हो जाएगा HFG। वेपर को गैस भी लिखते हैं, यहाँ पे गैस लिखते हैं, हाँ एक गैस हो गया HFG। तो क्या है, 16.2 मेगाजूल। मेगाजूल में है तो किलो जूल में करेंगे इसको, 16.2 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल, क्योंकि बाकी सारे यूनिट किलो जूल में ही दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। if the entropy of saturated liquid, एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड जो होता है ये हो गया SF इक्वल टू जो है 0.88 दिया हुआ है किलो जूल पर केजी केल्विन में। व्हाट इज द एंट्रोपी? तो पूछ रहा कि एंट्रोपी क्या होगा ऑफ सेचुरेटेड वेपर प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर, बिना हीट ट्रांसफर के एंट्रोपी जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन किए होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे तो ये कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं आप। सिर्फ इसमें फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, तो एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर हम लोग लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, याद रहना चाहिए। एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। एंट्रोपी सिर्फ लिखेंगे अलग हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ सेचुरेटेड वेपर की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा SF प्लस HFG अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो SF जो है वो 0.88 दिया हुआ है, प्लस HFG जो है वो 16.2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन मास जो है वो 5 है, इंटू टेम्परेचर जो है वो 283 है। देख रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन देख के लग रहा है कितना हार्ड होगा ये, बट क्या है, अगर आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना। अगर इस तरह से कैलकुलेशन आपको फास्ट सॉल्व करने नहीं आता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट एग्जाम में मत करिए। लास्ट में टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करना है। आपको आता है फिर भी नहीं करिए, ठीक है, ऐसे बचिए। अगर ये क्वेश्चन को भी याद रखिए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। उन लोग भी जो एग्जामिनर होते हैं वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, जो फील्डिंग लगाए रहते हैं अपने स्टाफ को कि क्वेश्चन रेडी कर दो, तो मान लीजिए उनको 1 महीने का टाइम देते हैं क्वेश्चन रेडी करने के लिए, आखिरी के 5 दिन में उनको समझ में आता है अभी तक तो क्वेश्चन हुआ नहीं, इधर उधर से फिर वेबसाइट से, यूट्यूब से, इधर उधर से कॉपी कर पेस्ट वो लोग भी करते हैं या बुक से, तो वही क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रखते हैं। जब यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आंसर जो है वो याद रहेगा, और याद जो रहेगा वही आप कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है
ये जो है 0.88 प्लस 11.44 समथिंग इसका जो है वैल्यू आता है, 11.448 शायद से वैल्यू आता है इसको इसको जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक, इस टाइप से वैल्यू आएगा। तो इसको इसको सॉल्व, इसको क्या करना है अब आपको ऐड कर देना है, तो 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 पॉइंट, मतलब ये 88 है, ये मिल जाएगा तो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो 11 से 12 हो जाएगा, तो 12.32 आंसर आ जाएगा। 12.32 आपका आंसर आ जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है। यहाँ पे यूनिट आपको लिखना होगा किलो जूल पर केजी केल्विन। एग्जाम में तो खैर यूनिट की कोई बात होती नहीं, बट आपको पता होना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करें ना घर में, तो एक एक यूनिट, एक एक डेटा को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको कंसेप्ट बनेगा माइंड में, ठीक है। जरूरत नहीं है बट ये आप लिख लिख के करिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर सेम चीज यही आ गया तो आप आंसर लिख दीजिएगा, और अगर डेटा चेंज हो गया तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ओके, आ रहा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी? डिक्रीज इन एंट्रोपी का मतलब डिक्रीज इन डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी का तभी डिक्रीज होगा ना जब मॉलिक्यूल्स, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कम होगा। तो वो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूं, एक्सप्लेन जो किया हूं उस हिसाब से देखिए, और आपका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। राइट, देखो चंदन सिंह का आंसर राइट है। ये देखिए क्या बोला, डिक्रीज इन एंट्रोपी, ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होगा, एंट्रोपी की बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर ऑफ डिक्रीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जिसमें ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखना है, और इस तरीके से साइन रहेगा। फिर होगा किसमें, लिक्विड में, फिर होगा सॉलिड में, मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या इंट्रोपी सबसे कम जो होगा वो सॉलिड में होगा मिनिमम, और गैस में जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा, ये राइट आंसर बी हो जाएगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो सी बी ए, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आने से पहले ही इतना एक्सप्लेन कर देता हूं कि चीजें आपको समझ में आए, बट कुछ लोग नहीं समझ पा रहा, फिर क्वेश्चन आया तो चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो भी बोलता हूं उस पर ध्यान रखना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है। यही ऑर्डर ऑफ इंक्रीज अगर दे दिया, अगर ऑर्डर ऑफ इंक्रीज दे दिया तो क्या होगा, तब होगा सॉलिड पहले होगा, और यहां पर इस तरह का साइन होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा, ठीक है। लेकिन साइन ऐसे है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग दे दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए हाँ, the entropy always increases for an isolated system, and when the equilibrium is reached, it is, बोले, the entropy always increase for an isolated system। isolated system जो है, जो थर्मोफ्लास्क का एग्जांपल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, तो ना एनर्जी बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है, ना मास ट्रांसफर होगा, ना एनर्जी ट्रांसफर होगा, ऐसा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंट्रोपी जो होगा वो इंक्रीज होगा, एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच, जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, तो उस समय पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। राइट आंसर है
अभिजीत का, ठीक है, राइट, मैक्सिमम होगा। चंदन सिंह का भी आंसर राइट है, ओके, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ एन अंडरगोन बाय अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, बताइए इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा। सिर्फ डेफिनेशन पढ़े होंगे ना एंट्रोपी स्टार्ट करते ही, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, या पूरा ऑप्शन पढ़िए, आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ अंडरगोन बाय अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, बताइए। देखिए एक नया चीज बता रहा हूं आपको, एक नया चीज है। अकॉर्डिंग टू गे एस्टोडोला थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गे एस्टोडोला थ्योरम है, ऐसा एक नया चीज है। GUY है यहाँ पे, क्या है इन लोग का नाम ऐसा रहता है ना, चीजें बदल भूल जाते हैं, नाम भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो गे स्टोडला थ्योरम जो है उसके हिसाब से होता है कि इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू होता है लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। क्या होता है, ई रिवर्सिबिलिटी इक्वल टू लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी होता है। तो इरिवर्सिबिलिटी जो होता है आई होता है, आई से, और लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी जो आप लोगों को पता होगा टी नॉट इंटू डेल्टा एस, टी नॉट यानी एम्बिएंट टेम्परेचर है इनटू डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये जनरेशन यहां लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सराउंडिंग होगा, राइट आंसर सी होगा। इस हिसाब से एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सराउंडिंग। डेल्टा एस, ये एक मिनट है, ये यूनिवर्स होगा, इसको पूरा ब्रैकेट लेंगे और ये लिखेंगे यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स होगा, ठीक है। ऐसा पहली बार सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Water flow through a turbine in which, due to friction, there is a temperature rise from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. If there is no heat transfer taking place during the process, what is the change in the entropy of water? मतलब सिंपल क्या है, एंट्रोपी पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है एंट्रोपी निकालने का, उस मेथड पे आप एंट्रोपी को निकाल सकते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट था वो वाले फॉर्मूला आप लगाइए और इसको सॉल्व करिए। हीट ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिख लेंगे। T1 जो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर वाला होगा, T1 जो होगा 30 होगा, 30 डिग्री प्लस 273 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताइएगा। T2 इक्वल टू 35 प्लस 273, इसमें भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और 7 3 10 0 3 308 केल्विन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और कुछ दिया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या पूछ रहा, व्हाट इज द चेंज ऑफ द एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू, एक होता है CPln T2 अपन T1, T2 अपन T1 होता है,
ठीक है, Cp ln T2 अपॉन T1। तो Cp का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 4.18 होता है। यहाँ पे जो होता है 4.18 होता है। ln T2 अपॉन T1 जो है T2 308 अपॉन 303। एक मिनट इसको चेक करना होगा, हाँ सही है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.68 कुछ आंसर आता है, 0.068 आता है, जो कि नहीं, इसको आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.077 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.077। ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये भी लिख देते हैं किलो जूल पर केजी केल्विन में एंट्रोपी। हो सकता है कि आपको एंट्रोपी का, चेंज ऑफ एंट्रोपी का आपको जो है यूनिट ही पूछ ले, तो ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी कैलकुलेशन आए, ऐसा भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो एलएन की वैल्यू निकालना मुश्किल होगा, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, एलएन की वैल्यू, कैलकुलेटर मिलेगा तो कर लेंगे। एसएससी जेई का मेंस आप एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है, तो वहां पे इसको कर सकते हैं, तो ऐसे याद मत कर रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब एलएन कुछ याद रखना होगा ना, तो कैलकुलेटर से आप वैल्यू पुट करके कुछ वैल्यू याद रख लीजिएगा, जैसे एलएन 2 की वैल्यू, एलएन 4 की वैल्यू, ठीक है, और एलएन 3 की वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, और एलएन 1 की वैल्यू भी देख लीजिएगा, तो ये कुछ वैल्यू है ना, आप याद कर लीजिएगा कि उसके आसपास जो भी आएगा आप उसको कट पिट करके, मान लीजिए कि यहाँ 400 होता है, यहाँ पे 200 होता है, तो दो बचता कट होने के बाद, तो एलएन 2 की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको याद रहेगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो 2-3 वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। एक ट्रिक बता रहा हूं, जहां कैलकुलेटर नहीं रहेगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा दिया जाता है एग्जाम में ताकि कोई सॉल्व ना कर सके, राइट। या हो सकता है कि आप एग्जाम में जाए यही सेम डेटा के साथ आ जाएगा, तो फिर आपको जो है आंसर जो है वो याद रहेगा। ठीक है, इसलिए करा रहा हूं, ये कराने का मकसद यही है कि इसलिए कराया जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे। विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ सिस्टम विथ m kg ऑफ गैस एट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 एंड एंट्रोपी S1 इज हीटेड to a state point of pressure P2, volume V2, temperature T2 and entropy S2। इतने सारे क्वेश्चन पूरा पढ़ते पढ़ते कचकच हो जाता है माइंड में, तो यहाँ पे देखना है क्या हो रहा। The change of entropy during the isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है यहाँ पे बोल दिया है, इसका मतलब जो है T1 इक्वल टू T2 होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो पहले बताया हूं, आप लोग इसका आंसर निकालिए। देखिए, तो इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, पहले तो देखिए, चेंज ऑफ एंट्रोपी ds या फिर डेल्टा S लिखेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, mCp ln T2 अपॉन T1। इसके पहले लिखे थे -mr ln P2 अपॉन P1, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में ये दिया हुआ है ना, जब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा तो यहाँ पे माइनस की जगह एक प्लस होता है, और mr ln V2 अपन V1, ये भी एक फार्मूला होता है। इसमें 3 टाइप के फार्मूला है, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोसेस जो है यहाँ पे लिखेंगे, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो बच गया आपका सिर्फ ये वाले टर्म। तो डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू एम आर एल एन V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसलिए ये रट्टा नहीं मारना है, ये सी हो जाएगा V2 अपॉन V1, MRLN V2 अपॉन V1, इसलिए इसमें रट्टा नहीं मारना है। अब दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसके पहले जो किए थे CPLN T2 अपॉन T1 जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, ये कब होता है, ये भी है यहाँ पे प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे आइसोथर्मल हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्वेश्चन चेंज आंसर बदल गया। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकता था, कांस्टेंट प्रेशर वहां पे लिखा था, आइसोबेरिक प्रोसेस भी बोल सकता है। तो कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। The entropy change of the system and the surrounding during process between two equilibrium state is, क्या होगा टू इक्विलिब्रियम स्टेट में एंट्रोपी चेंज, बताइए। कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात कर रहा, जैसे वो वाला डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है ना। डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना, बताइए, होता है ना। और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो एनी प्रोसेस होता है, एनी प्रोसेस। ठीक है, एनी प्रोसेस होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो किसी भी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी सिस्टम लिख देते हैं हम लोग, प्रोसेस नहीं लिखे, एनी सिस्टम लिखेंगे। क्या बोल रहा, द एंट्रोपी ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डी हो जाएगा आंसर। आ रहा चीज है समझ में, आ रहा, चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप लोग को डाउट नहीं है तो जो रिकॉर्डेड क्लास में देखेंगे उनको भी कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which equation best represent the net entropy change as for an irreversible process? Irreversible process में आपने देखा था कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल होता है। डेल्टा एस जो होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी चेंज में को डेल्टा एस की जगह एस दिया है तो डेल्टा एस की जगह ही एस है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दिया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो ट्विस्ट होगा वो समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन करेंगे अभी रिपीट ही होते जा रहा, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, तो देखेंगे आज पूरा एंट्रोपी कंप्लीट कर देने वाला हूं, 30-35 क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। देखिए, when the degree of randomness increase, what is the change in entropy? डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा किसी भी मॉलिक्यूल का तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंट्रोपी जो होगा वो इंक्रीज होगा, राइट। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होगा, बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंट्रोपी इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड है और ट्रू है। मिनिमम एंट्रोपी इज ऑब्जर्व व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, पढ़ते जाइए पूरा। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर
द सॉलिड सॉल्यूशन हैज नॉन जीरो एंट्रोपी, substance in solid phase has the least entropy, entropy conservation takes place in all reversible process। इसमें से कौन सा राइट होगा? बता चुका हूं मैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार क्या होता है, बताइए, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्वेश्चन बस चेंज होकर आ गया है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करिए, ये आंसर आपसे मैं सुनना चाहता हूं, बताइए जल्दी। देखिए सबसे आसान जो है आंसर ऑप्शन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, बताइए, सभी सबको आंसर करना है, आए या नहीं आए सबको आंसर करना है, और एक दूसरे का देखा देखी करेंगे तो आपका भी गलत होगा। ठीक है, देखो किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, एंट्रोपी के मामले में कौन सा इसमें से कथन जो है सही है? तो क्या ये सी वाला ऑप्शन देखिए, सब्सटेंस इन सॉलिड फेजेस हैज द लीस्ट एंट्रोपी, लीस्ट एंट्रोपी होगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस जो होता है कम होता है सॉलिड में, गैस में बला था, गैस में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है और उसके बाद सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में मिनिमम होता है, बताया था यहाँ पे, तो मिनिमम मतलब क्या होता है, लीस्ट होता है, और ये गैस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मोस्ट होता है, अगर ऐसे करेंगे तो बताया था ना, तो सी होगा। ठीक है, राइट। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। While working between temperature 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experienced by the Carnot engine during heat addition is 1 kilojoule per Kelvin. The work produced kilojoule by the engine is, work पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए केल्विन में ही दिया है, T1 150 केल्विन दे दिया है, T2 जो है 300 केल्विन दे दिया है, और हीट एडिशन, हीट एडिशन मतलब हीट सप्लाई यानी Q1 जो दिया है क्या है, 1 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, अब हमें पूछ रहा कि वर्क प्रोड्यूस कितना करेगा, वर्क प्रोड्यूस कितना करेगा। तो वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इफिशियंसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इफिशियंसी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, लेकिन वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्रोपी की बात किया है तो चेंज ऑफ एंट्रोपी एक फॉर्मूला है वो लगाएंगे, बेस्ट वाला फॉर्मूला, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू Q1 अपॉन T1 होता है, या नहीं, Q1 अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर T1 ही होता है। ठीक है, ये गलत लिखा है, ये होगा T2 और ये होगा T1, मैक्सिमम टेम्परेचर T1 ही होता है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर ये होगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एडिशन ये भी लिखना जरूरी है, ड्यूरिंग हीट एडिशन। ठीक है, तो ये हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 जो है 1 है, ठीक है, और T1 जो है वो T1 जो है वो क्या होता है 300 है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा Q1 ड्यूरिंग हीट एडिशन, सॉरी एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, देखिए चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एडिशन जो है ये वाला है, ये वाला है, ये Q1 नहीं है, ये Q1 नहीं है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ये क्या है, चेंज ऑफ नहीं, द कार्नोट इंजन हीट एडिशन इज 1 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ये Q लिख देते हैं, तो ये जो है चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट एडिशन ये है 1 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है,
तो 1 इक्वल टू Q1 हमें निकालना है और T1 जो है वो 300 केल्विन है, तो Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये Q1 मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया किलो जूल पर केजी, नहीं किलो जूल ही होगा सिर्फ। ठीक, तो ये हमें मिल गया Q1। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं इफिशियंसी का। ठीक है, अब देखिए कार्नोट इफिशियंसी की बात यहाँ पे किया है, तो कार्नोट इफिशियंसी 150 300 एक दूसरे के डबल है, तो इफिशियंसी 50% ही आना है। देखिए ऐसे भी हम लोग सॉल्व करके ही देख लेते हैं। कार्नोट इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 150 अपॉन 300 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, यानी 0.5 होता है, यानी 50% होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, यानी Q1 हीट सप्लाई हो। ठीक है, हीट सप्लाई यानी Q1, ये हमने जो निकाला है, तो 0.5 इक्वल टू वर्क डन, तो हमें निकालना है Q1 जो है 300 है, तो वर्क डन करेंगे तो 300 इंटू 0.5 यानी 1/5 है, तो ये हो जाएगा 150 किलो जूल हो जाएगा वर्क डन। 150 किलो जूल वर्क डन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी 150 किलो जूल। ठीक है, बताइए अब कुछ डाउट है तो बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, बताएंगे। तो ये जो है ना 1 किलो जूल पर केल्विन जो है का एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द हीट एडिशन, तो इसको डेल्टा एस बोलेंगे यहाँ पे, डेल्टा एस, सॉरी, तो यहाँ पे लिखना ये जरूरी है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, तो ये आंसर होगा 150 केल्विन। ठीक है, और कुछ दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें हीट सप्लाई कितना हो रहा वो निकालना है, तो हीट सप्लाई चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ही हीट सप्लाई हमें मिल जाएगा। ये अगर रहेगा तो ये तो सिंपल ही है। ठीक है, राइट। हीट एडिशन नहीं समझ में आया, देखो फिर से बताता हूं, चेंज ऑफ एंट्रोपी। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। While working between temperature 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experience, यहां से देखें, entropy change experience by the Carnot engine during heat addition is 1 kilojoule per Kelvin। ये हमने मिस कर दिया था, एक साथ नहीं पढ़ा था। तो एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस जो हो रहा वो हो रहा, मतलब एंट्रोपी चेंज जो कार्नोट इंजन द्वारा जो एंट्रोपी चेंज हो रहा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हीट एडिशन 1 किलोजूल पर केल्विन, मतलब ये डेल्टा एस है, चेंज ऑफ एंट्रोपी है, ये चेंज ऑफ एंट्रोपी है। ठीक है, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T होता है, आपने कई बार देखा होगा। Q जो होता है, अब बात यह है कि Q कौन सा होगा, जो हीट सप्लाई होता है, हीट सप्लाई को हम क्या लिखते हैं, Q1 लिख देते हैं। ठीक है, हीट सप्लाई को Q1 लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, या हीट सप्लाई भी लिख सकते हैं, यहाँ S कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हीट सप्लाई अपन T, और टेम्परेचर भी कौन सा होता है, मैक्सिमम होता है, T1 होता है, मतलब T1 इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 300 है। तो बस इसमें क्या है, ये फॉर्मूला लगाया है चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो डेल्टा एस जो है 1 है, Q1 अपन T1 आ गया, Q1 यानी हीट सप्लाई आ गया, हीट सप्लाई आ गया तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी वहां से निकाल देंगे टेम्परेचर पे, जो कि 50% आना है, और दिख ही रहा है कि एक एक दूसरे से डबल है। ठीक है, ये आ गया, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये भी एक होता है, वर्क डन अपन हीट सप्लाई, बस इस पे आंसर आपका आ गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे, और किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया? बताइए, आ गया समझ में? बोलिए, आ गया समझ में? ओके, देखें, तब समझ में आ गया तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट
और है 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट में पूरा एंट्रोपी कंप्लीट हो जाएगा। बस बैठे रहे 10 मिनट अच्छे से कॉपी पेन लेकर, ठीक है। व्हेन टू गैसेस सडनली मिक्स अप विथ ईच अदर देन रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी, दो क्या गैस है सडनली अचानक से मिक्स हो गए एक दूसरे में, तो उनका एंट्रोपी क्या होगा। ये तो पहले भी क्वेश्चन आ गया था कि गैस ए एंड गैस बी, दो गैस को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, तो पहले के इंडिविजुअल गैस के अपेक्षा कंबाइंड गैस जो होगा उसका एंट्रोपी क्या होगा। वही क्वेश्चन को सेंटेंस चेंज कर दिया है, देख लीजिए तो क्या होगा। राइट, सबका आंसर राइट है, बढ़िया। इस तरीके से आंसर करना है, इंक्रीज हो जाएगा भाई। एक तो गैस का ऐसे ही जो एंट्रोपी ज्यादा होता है, अब दो गैस को एक में मिला देंगे और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज होगा। राइट, आगे देखते हैं। When a process undergoes a complete reversible cycle, then the change of entropy will be, देखिए प्रोसेस है जो कि कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल है, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, क्या होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा। कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल है तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा। बताइए। देखो देखो अभी तक नहीं बता पाए, गड़बड़ हो गया ना। सिर्फ सेंटेंस चेंज हो जाने से आप लोगों का आंसर जो है रॉन्ग हो गया है। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर जो है राइट है, और वो है कौन, सौरभ सिंह, ठीक है। तो सौरभ सिंह के लिए ताली बजाएंगे आप लोग, तो उनका ही आंसर जो है एकदम राइट है। अब देखिए क्या है, व्हेन अ प्रोसेस अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल, क्या बोला है, कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी भैया डेल्टा एस इज क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू 0 होता है। इसी को तो रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं, इसी को तो रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। बताइए, अब बताइए सौरभ सिंह, तुक्का नहीं मारे थे ना, ठीक है। डी क्यू, ये देखिए, ये ऐसे पढ़िए, देखिए ऐसे डी क्यू अपन टी, ये छोड़ दीजिए, डी क्यू अपन टी इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 वैल्यू सी है क्या। अगर अगर डी क्यू अपन टी जो होता है लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अगर ये पूछा रहता कि कंप्लीट इरिवर्सिबल साइकिल, तो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है। और इंटीग्रल डी क्यू अपन टी इज ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता, ये इम्पॉसिबल होता, ये इम्पॉसिबल होता। कई बार बता दिया हूं, मुझे लग रहा कि 1-1.5 महीना में जब से एनसीएल का पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से 20-25 बार मैंने ये बता चुका होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपकी रिवीजन जो है थोड़ी कमजोर है, नहीं। अच्छा चलो, तुक्का नहीं मारे थे तो अच्छी बात है, इसका मतलब कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब कंसेप्ट क्या है, सीधा सीधा बोला है, बस वो क्लिक करना चाहिए। यही दिन एग्जाम में जाते हैं ना तो एक क्लिक नहीं होता है उस टाइम, तो इसलिए होता है कि आप कितना भी पढ़ लें, जो 2 घंटे का एग्जाम होता है ना, क्लासरूम में बैठे हैं, वो 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। घर में आकर देखेंगे कि ऐसा कोई आपका दोस्त बता देगा कि ये तो ऐसा है, तब बोलेंगे तो मुझे पता ही था, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था तो आंसर किया था। मतलब 10 क्वेश्चन पहले जो होगा सेम यही इसी कॉन्सेप्ट पे उसका आप आंसर किए हैं, किए रहेंगे, और इसका आंसर गलत हो जाएगा, तो आप अपने दोस्त को बताएंगे तो मुझे पता था, लेकिन वहां पे क्लिक नहीं हुआ। इसलिए एग्जाम के टाइम जो है अपना शेड्यूल जो है बढ़िया रखना है, टाइमली सोना है। ये नहीं कि पहले से नहीं पढ़ के रखे हैं और एग्जाम के टाइम पे सोना छोड़ दिए, 2 घंटे सोए या 1 घंटे सोए और एग्जाम देने चलेगा, ऐसा नहीं करना है। बढ़िया से सो कर जाना है,
ठीक है, राइट, बढ़िया है। चलिए अब बताइए, ये आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या है बताइए। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो को ही बोलते हैं आइसेंट्रोपिक फ्लो। आइसेंट्रोपिक फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हीट सप्लाई और रिमूव इन अ रिवर्सिबल मैनर इज कॉल्ड। बताइए क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वही है, वही है ना। तो ये क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, हीट को रिमूव कर लेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर क्या है, बी होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में देता था वो क्वेश्चन में दे दिया है, सेंटेंस पूरा बना दिया है, सेंटेंस बनाकर और कुछ नहीं किया है। आ रहा समझ में, राइट, बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, आंसर देख रहा हूं आपका, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। राइट 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 राइट, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राइट आंसर है आप लोग का। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग का तो बार बार जिक्र किया जाता है। थ्रोटलिंग में और क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। एंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रोटलिंग में, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है नहीं, और हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A process occur spontaneously if its entropy, process occur spontaneously if its entropy increase, decrease, remains same और जीरो, क्या होगा। आंसर करेंगे जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिमेन सेम होगा। राइट आंसर सी होगा, रिमेन सेम। ओके, सी होगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जीरो होगा। राइट आंसर बी, जीरो। ठीक, कोई घबराहट की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सप्लेनेशन में ही बता चुका हूं। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ, एंट्रोपी मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है एंट्रोपी, पहले ही एक क्वेश्चन में दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जो कि बता दिया था लिखकर। एंट्रोपी क्या मेजर करता है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था बट लास्ट में आया है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन ही है। राइट आंसर आप लोगों का सही है, सही है, राइट। अभिजीत, कैलाश, चंदन सिंह, सौरभ सिंह, कन्हैया कुमार, आप सभी का आंसर जो है राइट है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होता है वो मेजर करता है एंट्रोपी। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, द लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलोजूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द इवापोरेशन। ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएट विद द इवापोरेशन,
कहीं जगह कहीं क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू हीट एडिशन। तो एंट्रोपी अलग अलग एंट्रोपी अलग अलग जगह पे निकालना पड़ता है। तो ये बोल रहा है एसोसिएटेड विथ इवापोरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी सिर्फ नहीं, चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी associated with the evaporation। ये घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो चीजें लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज का बहुत सारा फॉर्मूला है ना। एंट्रोपी चेंज का पहला फॉर्मूला है हीट एडिशन अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, और ये भी फॉर्मूला है। एक हमने क्या देखा था, SF प्लस HFG अपन M अपन T, और यहाँ पे चीजें जो है वो बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है, यहाँ पे इवापोरेशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू LH, यानी लेटेंट हीट अपॉन होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 2560 किलो जूल पर केजी, ये क्या है, लेटेंट हीट की बात कर रहा है। तो लेटेंट हीट जो है 2560 है, और वाटर टेम्परेचर जो है T वो क्या है 100 है। तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 373। इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर जो होगा वो 6.86 आ जाएगा, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6.86 किलो जूल पर केजी केल्विन। चेंज ऑफ एंट्रोपी का यूनिट याद रखिएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन, ताकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि यही सिर्फ यूनिट ही पूछा जाए, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आया समझ में? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, या रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिए। तब तक मैं पानी पी लूं, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए राइट, बस 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट और बैठना है। देखिए क्या है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है इफ अ हॉट मेटल बॉल इज क्वेंच इन अ लिक्विड of low temperature heat transfer will takes place from metal ball to liquid and not in the reverse direction। बात तो सही है। क्या, अगर एक मेटल हॉट मेटल बॉल है, उसको क्वेंच किया जा रहा, क्वेंच मतलब क्या, ठंडा किया जा रहा, किसमें, लिक्विड में, जिसका टेम्परेचर लो है। तो हॉट मेटल है तो लिक्विड में अगर उसको क्वेंच करेंगे, डाल देंगे ठंडा होने के लिए, तो लिक्विड जो होगा वो गर्म हो जाएगा। मतलब मेटल का हीट ट्रांसफर जो है, हॉट मेटल है तो इसका हीट ट्रांसफर लिक्विड में होगा, ठीक है। बट वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब अब चाहेंगे कि लिक्विड जो, लिक्विड को हीट ट्रांसफर दे दिया, अब लिक्विड मेटल को वापस से हीट रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है। बिकॉज, रीजन पढ़ने के पहले लगा लीजिएगा बीच में, because heat transfer process from hot metal ball to liquid at lower temperature complies with the increase of entropy principle, that is S is greater than 0 and the reverse process does not। यही कारण है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रीजन। तो ए और बी में ना कंफ्यूजन होता है कि ए होगा कि बी होगा। अब इसमें क्या होता है, ए ऑप्शन पढ़ेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा बी वाला क्या है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो अब ए होगा कि बी होगा देखना है। बी क्या बोल रहा है, ए एंड आर आर ट्रू
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन और असर्शन दोनों सही है, बट बी वाला रीजन जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कैसा है, बिकॉज लगा के पता चल रहा कि इसी का एक्सप्लेनेशन जो है ये रीजन है, जो रीजन दे रहा है सही दे रहा है, तो दोनों सही भी है और इसका ये रीजन भी सही है, इसलिए आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। और सी का तो मामला ही एक सही है और आर जो है फॉल्स है, तो सी ये आसानी से बता सकते हैं। ए अगर आर जो है ट्रू है और ए फॉल्स है तो डी ये भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग क्या आंसर दे दिए हैं, सी नहीं, दोनों आंसर सही है, ये होगा इसका ऑप्शन, राइट, ये होगा इसका ऑप्शन। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे छोटा सा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार। ठीक है, रिलेशन ds चेंज ऑफ एंट्रोपी है इक्वल टू dq अपॉन t होल्ड गुड इन केस ऑफ, बताइए लास्ट क्वेश्चन नहीं, 33 बताना है, जल्दी बताइए जल्दी, रॉन्ग राइट कुछ भी हो, लास्ट क्वेश्चन है बताइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौरभ सिंह, अभिजीत मिश्रा, कैलाश, आंसर राइट है, डी होगा रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्रोपी जो है कंप्लीट, हमने एमसीक्यू हर टाइप का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो जो एग्जाम में आ सकता है पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आपको रिवाइज करके रखना है आपके कोर्स कंटेंट में, आपके कोर्स में थ्योरी कंप्लीट जो है वो अवेलेबल है, उसको रिवाइज करके रखना है। ओके, और कुछ क्वेरी हो तो आपको यहाँ पूछना है, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो ग्रुप में कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट। है किसी को कोई क्वेरी या आप चलें? कोर्स का नोट्स बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे टाइम लगेगा आपको तैयारी करने में, लेकिन बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो आप पढ़ते हुए तो एक रफ में भी आप सॉल्व करते चलेंगे तो अच्छा होगा, आपके हाथों पे प्रैक्टिस होगी। दूसरा चीज, जब आपको नोट्स अगर बनाना होगा ना तो पीडीएफ नोट्स है उसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, अपने हाथों से लिखेंगे ना तो मजा अलग रहेगा। अपने हाथों से लिखेंगे, एक बार ऐसे पेज पलटाते जाएंगे ना, हर दो मिनट में एक एक पेज का आप रिवाइज कर लेंगे। अगर मेरा पीडीएफ पढ़ेंगे ना, किसी का पीडीएफ पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो एक पेज पढ़ने में 15-20 मिनट लगेगा समझने के साथ। लेकिन आप एक बार लिख लेंगे ना, हाथ से जो लिख लेंगे ना, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो टाइम तो लगेगा अच्छा से, लेकिन जो प्रिपरेशन इतनी अच्छी से हो जाएगी ना, इसका कोई जवाब नहीं है। तो टाइम हो तो आप लिखिए जरूर। ठीक है, ओके, और किसी का कोई क्वेरी? जिन लोग का क्वेरी नहीं है वो जा सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, या फिर चलिए बोलिए बाय, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए समझ में आ गया। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, रिवाइज कीजिए। ओके।